हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। हम लोग आपका जो है एक आपका HPPSC का पेपर कंडक्ट हुआ था 20 मई 2024 का। ये आपका इलेक्ट्रिकल AE का पेपर है, ठीक है। हम लोग इसका पैटर्न आपका हम लोग डिस्कस किए थे। एज़ यूजुअल आपका जो है अभी अगर आपका देखें तो करेंट गवर्नमेंट आपका जो है चेंज हुआ है, उसके कारण आपका वैकेंसी नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपका विद इन अ मंथ आपका वैकेंसी जो है यानी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका आएगा और वो आपका क्या होगा, AE और JE दोनों का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप AE और JE का प्रिपेयर कर रहे हैं आपका HPPSC को आपका ध्यान में रखकर, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका प्रिपरेशन जो है अभी से आपका स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म आएगा तो आपको जो है 2 और ढाई मंथ आपको टाइम मिलेंगे और उसी टाइम पीरियड में उसको आपका प्रिपेयर करके उसका सॉल्यूशन आपको जो है रिजल्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो हम लोग आपका जो है आज आपका डिस्कस करेंगे आपका HPPSC AE का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 20 मई 2024 का। उसमें आपका इलेक्ट्रिकल, आज आपका जो सब्जेक्ट हम लोग चूज किए हैं वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका जो है क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपका 4 क्वेश्चन आपका आए हुए थे, और वो आपका जो क्वेश्चन आया था उसको अगर आपका देखें तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटेशन इन DC मशीन्स, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज मोटर विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन व्हाई DC सीरीज मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड एट नो लोड। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था, और ये आपका क्या है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आपको सॉल्यूशन देना है विद इन आपका 150 वर्ड्स। आपका क्या होगा, 150 वर्ड के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा। तो आप जब भी किसी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका लिखते हैं तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन टू दी पॉइंट आप लिखेंगे, सॉल्यूशन आपका टू दी पॉइंट आपका लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो सबसे पहले कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्यूटेशन इन DC मशीन। तो हमने आपका क्या किया है, इसका सॉल्यूशन आपको ये PDF आपका जो है डिस्क्रिप्शन आपका बॉक्स में आपका जो है टेलीग्राम का लिंक आपका मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट आपका बात करेंगे कि कम्यूटेशन आपका होता क्या है और कम्यूटेशन में क्या प्रॉब्लम होता है। तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि DC मशीन में आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है, रोटर और स्टेटर। स्टेटर स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेट करता है। अब कम्यूटेशन क्या होता है, तो जब आपका रोटर रोटेट करता है तो रोटर का कंडक्टर एक पोल से आपका दूसरे पोल को पास करता है, और ड्यूरिंग दिस आपका जो आर्मेचर का कॉइल होता है उसमें करंट का रिवर्सल होता है, और रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल व्हेन आर्मेचर कॉइल्स पासेज फ्रॉम वन आपका पोल टू अदर पोल, इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। जब आपका करंट रिवर्स होता है कॉइल में, उस केस में आपका क्या होता है, कॉइल जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है ब्रशेज और कम्यूटेटर ऑफ DC मशीन से। तो जिस टाइम पीरियड तक कॉइल आपका जो है शॉर्ट सर्किटेड आपका रहता है कम्यूटेटर और ब्रशेज से, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन पीरियड। और आपका कम्यूटेशन क्या कह रहे हैं, रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल इज कॉल्ड कम्यूटेशन। अगर आपका कम्यूटेशन यानी रिवर्सल ऑफ द करंट कम्यूटेशन पीरियड में आपका होता है, यानी जिस समय तक आपका कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है ब्रश और आपका कम्यूटेटर से, उस टाइम पीरियड में अगर करंट का रिवर्सल कॉइल में हो जाता है तो हम लोग आपका क्या कहेंगे कि ये आपका कम्यूटेशन सक्सेसफुल या आपका सेटिस्फैक्टरी कम्यूटेशन होगा। लेकिन प्रैक्टिकली DC मशीन में ऐसा होता नहीं है। जब आपका करंट में कॉइल आपका करंट जो है कॉइल का रिवर्स होता है तो ड्यूरिंग आप कॉइल जो होता है वो आपका क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल होता है, और कॉइल जब आपका इंडक्टिव होगा तो उसके कारण आपका क्या होता है, उसमें इंडक्टिव वोल्टेज आपका डेवलप होता है, और वह इंडक्टिव वोल्टेज जो है करंट में आपका करंट जो रिवर्स होता है कॉइल में उसको आपका क्या करता है, अपोज करता है।
और इस आपका इंडक्टिव वोल्टेज के कारण जब कॉइल में करंट आपका अपोज होगा तो करंट आपका जो कॉइल में है वो कम्यूटेशन पीरियड में आपका जो है रिवर्स नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा आपका टाइम लगता है। तो ये आपका क्या है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम इन अ डीसी मशीन आपका ये लिखा हुआ है। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम आपका क्या होता है। तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम में सिंपली आपका हमने कहा कि करंट आपका जो है कॉइल में जो रिवर्स होता है वो कम्यूटेशन पीरियड में आपका ना होकर उससे ज़्यादा टाइम लगता है और इसी को कहते हैं कम्यूटेशन प्रॉब्लम इन अ डीसी मशीन। नेक्स्ट आपसे जो है क्वेश्चन आपका इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन डीसी सीरीज मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड एट नो लोड। आपका विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको बताना है कि आपका डीसी सीरीज मोटर आपका जो है नो लोड पर क्यों स्टार्ट आपका नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हम लोग देखें तो हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये आपका क्या है, सर्किट ऑफ आपका डीसी सीरीज मोटर। इसका अगर आप इक्वेशन आप लिखेंगे तो इक्वेशन आपका क्या होगा, तो करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है तो V माइनस IA आपका RAC आपका IA RA माइनस आपका EB इक्वल टू 0, ये हमने आपका लिखा। यहाँ से हम लोग आपका जो है स्पीड N आपका क्या होता है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो हम लोग आपका जानते हैं कि आपका इन डीसी मशीन स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है EB अपॉन फाई। अगर आप EB देखें तो EB क्या है, V माइनस IA RA प्लस RAC। तो यहाँ आपका RA जो है आर्मेचर का रजिस्टेंस है और RAC आपका क्या है, सीरीज रजिस्टेंस है। ये आपका जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है RA और RAC के कारण वो बहुत ही आपका माइनर आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। यानी आपका EB क्या है, बैक EMF डीसी मशीन का जो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट होगा तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/5 के। और हम लोग जानते हैं इन सीरीज आपका मोटर फाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर के करंट के, यानी N आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर्मेचर के करंट के। अब आप यहाँ पर देखिए कि आप क्या देख रहे हैं कि अगर आर्मेचर का करंट बढ़ेगा तो स्पीड आपका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपका आर्मेचर का करंट कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो जब आपका डीसी सीरीज मोटर आपका नो लोड पर होगा अगर, तो उस केस में जो करंट ड्रॉ होगा डीसी मोटर के द्वारा वो आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जब करंट ड्रॉ आपका कम होगा तो स्पीड क्या होगा, बहुत हाई होगा। इसीलिए सीरीज मोटर को हम लोग कभी भी नो लोड पर आपका स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्पीड इतना हाई होगा कि वो आपका मशीन को ही आपका डैमेज कर देगा, मशीन को ही डैमेज कर देगा। तो ये आपका हम लोग सॉल्यूशन आपका देखें, ये आपका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन आपका देखें कि क्यों आप स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था इसमें, distinguish between efficiency and regulation of transformer, show the effect of power factor on them। आपको बताना है कि आपका इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का क्या होता है, साथ ही साथ आपको बताना है कि इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पर पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। तो आप जानते हैं इफिशियंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या आप लिख सकते हैं आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है। उसी तरह से अगर रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका ड्रॉप आपका। तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपका बात करें तो क्या होगा, E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100। अगर आपका पावर फैक्टर के टर्म में आपका लिखें तो ये आपका लिख सकते हैं I2 R02 cos phi2 अपॉन E2 प्लस माइनस I2 X02 अपॉन E2 sin phi2, जहां आप जानते हैं कि आपका V2 क्या होगा, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड आपका EMF और I2 सेकेंडरी करंट, R02 आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस रेफर टू आपका सेकेंडरी, और ये आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी।
यहाँ आपका साइन आपका देखिए, जो प्लस साइन है वो किसके लिए होता है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और माइनस साइन आपका होता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि हम लोग आपका वोल्टेज रेगुलेशन और आपका इफिशियंसी देखें। आपसे क्या हो रहा है कि आपको बताइए कि इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मशीन का पावर फैक्टर क्या होगा, लो होगा, तो उस समय मशीन के द्वारा जो करंट ड्रॉ होगा वो ज़्यादा होगा, और जब करंट ड्रॉ ज़्यादा होगा तो मशीन में लॉसेज ज़्यादा होगा, और लॉसेज ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप देखिए लॉसेज आपका क्या है, इन्वर्सली है, लॉसेज ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगा। उसी तरह से वोल्टेज रेगुलेशन में आपका देखिए, अगर पावर फैक्टर लो होगा तो मशीन में वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का ड्रॉप आपका ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो आपका क्या होगा, पुअर होगा। क्या कर रहे हैं, अगर आपका वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपका पुअर होगा। तो ये आपका जो है हमने पॉइंट आउट कर दिया है, आप इसको आपका पढ़ेंगे तो आपको पता। हमने क्या कहा कि एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन बोथ कोर एंड कॉपर लॉस। Copper loss increase with increase in load current, which is higher for lower power factor, which is higher for lower power factor। यानी पावर फैक्टर लोअर होगा तो कॉपर लॉस आपका हाइयर होगा, और कॉपर लॉस हाइयर होगा तो इफिशियंसी आपका क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका इफेक्ट ऑफ आपका ऑन रेगुलेशन देखें। हमने कहा वोल्टेज रेगुलेशन इज अफेक्टेड बाय बोथ रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। At lagging power factor, the voltage drop across the reactive component increases। अगर आपका क्या होगा, अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो वोल्टेज आपका ड्रॉप क्या होगा, इंक्रीज होगा, लीडिंग टू आपका हाइयर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, हाइयर होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी मशीन का अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही आपका लो होगा उसका आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ मशीन क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो ये आपका हम लोग देखें कि आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा कि क्वेश्चन आपका क्या था कि डिस्टिंग्विश आपको करना है किसमें, वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी में, किसका, ट्रांसफार्मर का। तो हम लोग फर्स्ट आपका लिखे ये आपका इफिशियंसी, फिर हमने लिखा आपका रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद आपका क्या पूछ रहा है कि इस पर पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या होगा। तो हमने फर्स्ट आपका लिखा इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन, जिसमें एफिशिएंसी पर डिस्कस किए, फिर उसके बाद रेगुलेशन पर आपका डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आपका देखें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन V/F कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, how regeneration below base speed can be effectively realized through constant V/F control। आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए V/F कंट्रोल इलेक्ट्रिकल ड्राइव का होता क्या है। तो आपका V/F कंट्रोल जो है इंडक्शन मोटर में यूज होता है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, और इन इंडक्शन मोटर V/F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स के। और आपका इंडक्शन मोटर में फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग आपका क्या करते हैं, V/F का रेशियो कांस्टेंट रखते हैं, यानी जिस प्रोपोर्शन में आप V को चेंज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपका F को चेंज करेंगे ताकि V/F कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हम लोग V/F कंट्रोल में फर्स्ट आपका क्या कहा कि V/F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स, और टू मेंटेन द फ्लक्स ऑफ इंडक्शन मोटर V/F आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद अगर आपका हम लोग बात करें तो यहां पर हमने आपका कहा कि टॉर्क आपका इंडक्शन मोटर का बात करें तो टॉर्क क्या होता है इंडक्शन मोटर का, E2I2 cos phi2, E2I2 cos phi2। यहाँ पर अगर आपका जो है E2 को आपका हम लोग जो है रिप्लेस करें फाई से, तो आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई I2 cos phi2, फाई I2 cos phi2। ठीक है, यहाँ आपका देखिए टॉर्क जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, आपका फ्लक्स पर, और इंडक्शन मोटर का फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आपका V/F आपका कांस्टेंट रखेंगे तो आपका फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो टॉर्क आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है कि आपको क्या बताना है,
कह रहा है कि हाउ रीजनरेशन बिलो बेस स्पीड कैन बी इफेक्टिवली रियलाइज थ्रू अ कांस्टेंट V/F कंट्रोल। V/F कंट्रोल में आपका जो है हम लोग बेस स्पीड आपका बेस स्पीड पर बिलो बेस स्पीड पर रीजनरेशन ऑफ पावर आपका कैसे करेंगे। तो आपका इंडक्शन मोटर आपका रीजनरेटिंग मोड में तभी आपका ऑपरेट करेगा जब वो आपका ऑपरेट कर रहा हो किस तरह, जनरेटर के तरह, वो आपका जनरेटर के तरह। तो हमने कहा रीजनरेशन ऑकर्स व्हेन द मोटर ऑपरेट्स एज अ जनरेटर। अगर आपका मोटर जनरेटर की तरह ऑपरेट करेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, जो आपका मशीन होगा वो आपका सोर्स को पावर का सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर रीजनरेशन आपका मैकेनिज्म देखें तो दो आपका मैकेनिज्म हमने आपका कहा, दिस टिपिकली हैपन ड्यूरिंग आपका ब्रेकिंग और when the motor is driven by load faster than its synchronous speed। यानी सिंक्रोनस मोटर आपका रीजनरेटिव आपका जो है मोड में तभी ऑपरेट करेगा जब ये आपका ब्रेकिंग मोड में हो या आपका स्पीड इसका फास्टर देन सिंक्रोनस स्पीड हो, यानी ये जनरेटर की तरह ऑपरेट करता हो। तो यहाँ पर अगर आपका हम लोग का रीजनरेशन मैकेनिज्म आपका, तो फर्स्ट आपका ब्रेकिंग, जब आप सिंक्रोनस मोटर में आपका ब्रेक लगाएंगे तो उस केस में आपका क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड आपका जो है वो आपका कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड आपका जब ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगा, लेकिन उसी आपका जो है इंस्टेंट आपका उस टाइम रोटर का स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है। और जब आपका रोटर का स्पीड आपका ज़्यादा होगा तो उस केस में स्लिप क्या होगा, निगेटिव, और स्लिप जब निगेटिव होगा तो मशीन आपका क्या करेगा, आपका रीजनरेट करेगा पावर को। उसी तरह से अगर आपका बिलो बेस स्पीड, अगर आप सिंक्रोनस मोटर का स्पीड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी सिंक्रोनस स्पीड आप रिड्यूस करेंगे तो उस केस में रोटर का स्पीड क्या रहता है, हाई, और रोटर का स्पीड अगर हाई होगा तो स्लिप आपका लो होगा और उस केस में आपका क्या होगा, मशीन रीजनरेटिव मोड में ऑपरेट करेगा। तो ये आपका कुछ पॉइंट था, इसको फर्दर आपका जो है अब इफेक्टिव रियलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल डी एक्सेलरेशन, आपका एनर्जी फीडबैक मैकेनिज्म, आपका ये सारी चीज़ें हम लोग आपका, तो ये आप देख लेंगे आपको क्या क्या लिखना है। मेरा एक ही प्रोस्पेक्टिव है कि आप जो है HPPSC AE का जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आपका देंगे वो आपका जो है आपको टू दी पॉइंट आपका सॉल्यूशन लिखना है, उतना ही लिखना है जितना जरूरी है, और किस तरह से आपका सॉल्यूशन लिखेंगे ये आपका जो है हमें बताना है। ठीक है, हमने कहा कि ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर आपका मिल जाएगा इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के, वहाँ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आपका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपका क्या है, ये जो पेपर आपका हेल्ड हुआ था इसमें 4 ही आपका टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कह रहा है अ सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनाइज्ड विथ एन इनफाइनाइट बस नाउ विदाउट चेंजिंग इट्स फील्ड करंट इट इज मेड टू ऑपरेट एज मोटर और जनरेटर। एक्सप्लेन इन ईच केस वेदर द मशीन इज डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, अ सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनाइज्ड विथ एन इनफाइनाइट बस एंड नाउ विदाउट चेंजिंग इट्स field current it is made to operate as motor, it is made to operate as motor or generator। explain in each case। तो सबसे पहले हम लोग आपका जो है जब आपका मशीन आपका क्या होगा इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड होगा, या आप कह सकते हैं कि आपका लार्ज पावर ग्रिड से आपका कनेक्टेड होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो हमने कहा कि when a synchronous machine is synchronized with a infinite bus means large power grid its terminal voltage and frequency are fixed। जब आपका सिंक्रोनस मशीन आपका लार्ज पावर ग्रिड से आपका कनेक्टेड होगा तो उस केस में आपका उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या इनफाइनाइट बस से आपका कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ रिएक्टिव पावर बिटवीन मशीन एंड द बस डिपेंड्स ऑन एक्साइटेशन लेवल। हमने आपका कहा
कि आपका एक्सचेंज ऑफ आपका रिएक्टिव पावर बिटवीन मशीन और आपका बस, ये आपका डिपेंड किस पर करता है, एक्साइटेशन पर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो देखिए कह रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स एक्साइटेशन, आपको एक्साइटेशन चेंज नहीं करना है। तो हमने आपका कहा कि ये आपका हम लोग क्या कह रहे हैं कि द एक्सचेंज ऑफ रिएक्टिव पावर बिटवीन मशीन एंड बस डिपेंड्स ऑन मशीन एक्साइटेशन लेवल relative to bus voltage. Here the field current is unchanged, meaning the machine excitation level remains constant. The machine can either absorb or deliver reactive power depending on whether it's operate as a motor or generator. हमने आपका कहा कि रिएक्टिव पावर का एक्सचेंज आपका मशीन और बस के बीच आपका जो होगा वो आपका कैसे होगा, तो यहाँ पर तो फील्ड करंट आपका जो है कांस्टेंट है, तो ये आपका डिपेंड करेगा किस पर कि मशीन आपका जो है आइदर एब्जॉर्ब आपका कर रहा है या डिलीवर वो आपका मशीन ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो फर्स्ट हम लोग आपका देखेंगे मशीन ऑपरेटिंग एज अ मोटर। तो जब आपका मशीन आपका ऑपरेट करेगा मोटर की तरह तो उस केस में होगा क्या, तो हमने कहा मैंने सिंक्रोनस मशीन ऑपरेट एज अ मोटर, इट ड्रॉ एक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड। जब आपका मशीन मोटर की तरह होगा तो आपका क्या करेगा, इनफाइनाइट बस से पावर को आपका ड्रॉ करेगा और मशीन और आपका ये आपका डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्साइटेशन लेवल। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा। मशीन जब आपका ऑपरेट करेगा जनरेटर की तरह उस समय आपका क्या होगा, तो जब जनरेटर की तरह ऑपरेट करेगा तो इस बार आपका क्या होगा, आपका जो मशीन है वो आपका पावर सप्लाई करेगा किसको, इनफाइनाइट बस को। ठीक है, तो ये आपका क्या इफेक्ट होगा ये आपका जो है देख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन, और आपको सॉल्यूशन में बस हमने क्या क्या कहा, फर्स्ट कि टू द पॉइंट आपका जो है आंसर राइट डाउन करेंगे। ठीक है, 150 वर्ड आपका क्या है लिमिट है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन आपका 150 वर्ड्स में आपको देने हैं। ठीक है, तो ये आपका हम लोग आपका क्या देखे, इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट आपका देखे, इसमें HPPSC आपका AE के पेपर का। इसके आगे आपका जो है हम लोग नेक्स्ट आपका लेक्चर में इसका आपका जो है पावर सिस्टम का पार्ट का सॉल्यूशन आपका देखेंगे। ठीक है, और ये आपका जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, तो आप अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करके आपका रखिए, और इसके लिए आपको जो है इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक बेस्ट आपका जो है ऑप्शन है। इसका आपका जो है इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप जो है आप अपने करियर को एक अच्छे लेवल पर आपका जो है पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपका क्लासेज इंजीनियर्स करियर पॉइंट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, थैंक यू।